मेरे दोस्त, अभी मैं जिस कंपनी के आपके सामने बात करने जा रहा हूं, तो जनरली लोग इस कंपनी की चर्चा तभी करते हैं जब इस कंपनी में मल्टीबैगर तरीके से रिटर्न आते हुए देखने को मिलते हैं। पर मेरे दोस्त, यही जो अभी चूंकि इस शेयर में ना तो कोई गिरावट खास देखने को मिल रही है, ना ही इस कंपनी में खास उछाल देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यही ऐसा समय होता है जब शेयर में एक्यूमुलेशन किया जाए नीचे की तरफ से, क्योंकि तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिटर्न आने वाले समय में आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे, 46,872 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे, 16 रुपये 30 पैसे का है। हाई की बात करेंगे, 24 रुपये 80 पैसे का लगाया। लो कंपनी ने 12 रुपये 20 पैसे का लगाया। 2024 तक के अगर मैं अप्रैल 2024 तक की बात करूं, तो ये शेयर प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि 35-40 रुपये आसानी से चला जाना चाहिए। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने ही लेना है कि क्या करना है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 63.70 का है। देखिए, मेरा मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से कंपनी का आपको प्रोस बताऊंगा, यहाँ से कंपनी के कॉन्स बताऊंगा, यानी कि कंपनी की कुछ अच्छी बातें की बात करेंगे, कुछ खराब बातों की बात करेंगे, और फिर उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कैसा लगता है कि इस शेयर का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है, या नीचे कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 13 रुपये 40 पैसे का चल रहा है। फिलहाल कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, तो डेफिनेटली 20% से बहुत कम है। पर आपको पता होगा ये एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो मैं ये एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनी की आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। तो वहां पर जो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां होती हैं, वहां पर 20% के मार्जिन निकालना, 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी इनका 10% से नीचे है, जो कि खराब चीज़ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 2 रुपये का है। तो एक स्प्लिट आपको देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, ये कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई। उसके बाद कोविड से जस्ट पहले ये कंपनी बैंकरप्ट की तरफ आगे बढ़ गई, और फिर जब कंपनी दिवालिया से इसको बचा लिया गया होने से, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने से बच गया, जो डिपॉजिटर्स थे उनके लिए इस कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली इस कंपनी को बचाया। और भारत देश के अंदर फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर को और ज़्यादा टाइट किया गया और ज़्यादा रेगुलेट किया गया। और भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर बैंकिंग क्राइसिस बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि रेगुलेशंस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो सीए का ऑडिट हो, चाहे वो आरबीआई की गाइडलाइंस हो, चाहे वो सेबी की गाइडलाइंस हो, एक बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से इंडिया के अंदर रखा जाता है। ऑडिट से लगा के कंपनी का इन्वेस्टिगेशन तक हर चीज़ बहुत स्टेप बाय स्टेप में होती है। और ये भारत का बैंकिंग सेक्टर ही है जो यस बैंक को वापस से खड़ा कर दिया। यस बैंक ने इसको खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। और आप देख रहे थे, इसके बाद इसको लॉस मेकिंग कंपनी ये भी थी। लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग पे आने में इस कंपनी को टाइम लगा। अब देखते हैं किस तरीके से ये कंपनी आगे काम करते हुए देखने को मिलेगी। पर कंपनी का अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5,874 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 6,218 करोड़ का रेवेन्यू। इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे, 3,908 करोड़, फिर 4,117 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, 3,084 से 2,959 करोड़ का एक्सपेंडिचर कम होते हुए देखने को मिला। इसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 55 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट फाइनली इसका देखने को मिला 55 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 206 करोड़ का एक ऐसा प्रॉफिट में जंप लिया, जो कि देखने को मिल रहा है कि गुरु कंपनी ये भी चलते हुए आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। 2 पैसे का ईपीएस था, फिलहाल 7 पैसे का ईपीएस हो गया। ग्रॉस एनपीएस की बात करेंगे, कंपनी के अंदर एनपीएस मेरे दोस्त होते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसका मतलब होता है कि मेरे दोस्त, जितने कम एनपीए होंगे उतना बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा होता है, बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छा होता है। जितने ज़्यादा एनपीएस होंगे किसी बैंक के अंदर, तो दैट मीन्स कि वो कंपनी खराब परफॉर्मेंस दे रही है। नेट एनपीएस की बात करेंगे, नेट एनपीएस भी केवल इनका 0.83% के आसपास रह गए। तो डेफिनेटली 4 चांद लग सकते हैं आने वाले समय में इस कंपनी को भी। और 2000 बस ये कंपनी वेट कर रहा है कि निफ्टी 50 जैसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है मेरे दोस्त। मार्केट ऑल टाइम हाई पे जब भी हो तो सिंपल है, आप केवल एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट देखिए अल्टीमेटली हमेशा ऊपर नहीं चला जाएगा। अभी स्टॉक मार्केट जो निफ्टी आपका 50 है, वो करीब 18,500 के आसपास जा चुका है। 19,000 करोड़ फिलहाल ऐसा लगता है कि मार के वापस आ जाएगा। ठीक, एक बार प्रॉफिट बुकिंग, तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जून के महीने में तो नहीं, जुलाई सितंबर के आसपास आपको एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, आपको सिंपल सा एक फंडा अपनाना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। कुछ भी चीज़ें खरीदारी नहीं करनी चाहिए, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जो आपकी पुरानी खरीदारी है उसी को चुपचाप देखते रहोगे किस तरीके से रिटर्न आगे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर तो आपने ले रखे हैं ना, नए शेयर ले लोगे तो क्या बन जाएगा भाई। पर अल्टीमेटली क्या होगा, जो पुराने शेयर्स में आप फंसे थे साल भर से, फिर से आप नया कुछ खरीद के रख लोगे। स्टॉक मार्केट फिर से चूंकि करेक्ट होना ही होना है, अगले महीने से स्टार्टिंग हो जाएगी फिर से नेट प्रॉफिट बुकिंग की, तो फिर से आप खरीद के रख लोगे, फिर से आप 2 साल के लिए फंस जाओगे। तो आप यही करते रह जाओगे। फिर आप क्या बोलोगे कि भाई जब मैं खरीदता हूँ तभी स्टॉक मार्केट गिर जाता है। मेरे दोस्त, होता क्या है, आप खरीदते ही तब हो जब स्टॉक मार्केट गिरना होता है। तो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो सिंपल देखते रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चीज़ से।
और यकीन मानना मेरे दोस्त, जब इसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी जुलाई अगस्त के आसपास, जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहां पर अगर आप गिरते समय मार्केट को खरीद लोगे तो 10-15% जो आप रिटर्न चाहते हो ना, वो आपका 2-4 दिन में ही बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को तो ऊपर ही चलना है। और इनफैक्ट मार्च 24 के आसपास तो मार्केट बहुत तेजी से 1200-1300 पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है अगर सेम गवर्नमेंट वापस से आई तो अपना जो सेंसेक्स और जो निफ्टी है बहुत तेजी से 1000-2000 पॉइंट का वो एक ही दिन में दे जाए इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो कृपया पैसा संभाल के रखो और अच्छे से इसको इन्वेस्ट करने की चेष्टा करो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट आए वो थोड़े से गड़बड़ आते हुए देखने को मिले, पर इतने भी गड़बड़ नहीं थे, क्योंकि अगर मैं वहीं 2021 की बात करूं तो नेगेटिव था नेट प्रॉफिट, ठीक है। 2021 में ही नेगेटिव था, हाँ 2021 में नेगेटिव नेट प्रॉफिट था, उसके बाद फाइनली पॉजिटिव आया, उसके बाद 981 करोड़ का पॉजिटिव देख लो। तो ये भी जब भी देखिए, जब भी कोई कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग यानी कि टर्न अराउंड होता है किसी कंपनी के अंदर, तो देखिए एकदम से कंपनी में हो सकता है नेट प्रॉफिट आए, फिर हो सकता है एकदम से कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट कम हो जाए, क्योंकि काफी सारे ड्यूज होते हैं कंपनी से रिलेटेड, उनको कंपनी को पे ऑफ करना होता है। जब भी कंपनी का डेट आ जाएगा ड्यूज को पेमेंट करने का, तो कंपनी को प्रॉफिट दिखाने के बजाय उसको पहले ड्यूज का सेटलमेंट करना होगा, जिसकी वजह से कई बार नेट प्रॉफिट श्रिंक हो जाते हैं। वैसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिल रहा है, वैसे ही कुछ सुज़लोन एनर्जी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, ये दोनों ही कंपनियां कहीं ना कहीं एक तरीके से पेनी स्टॉक है, और आपको पेनी स्टॉक की तरह से ही इस कंपनियों को लेना चाहिए, इन कंपनी को, क्योंकि देखिए चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसा इन कंपनियों में देखने को मिल सकता है। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे यस बैंक 200 चला जाएगा, तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा, ना ना 200 नहीं जाएगा। सुज़लोन एनर्जी 200 चला जाएगा, ना ना नहीं जाएगा। पर कुछ लोग कहेंगे यार अब लग रहा है कि 10 रुपये आ जाएगा यस बैंक या सुज़लोन एनर्जी 10 रुपये आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो वैसा भी नहीं है कि 10 रुपये आ जाएगा कि 1 रुपये आ जाएगा। आपको क्या करना है, फंडामेंटल्स देखो, फंडामेंटल्स देखो, कंपनी का बिजनेस देखो। सुज़लोन एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो जो कंपनी के वहां पर सुज़लोन एनर्जी के अंदर जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो तगड़े हैं। 2025 तक गवर्नमेंट का भी सहारा रहेगा, तो डेफिनेटली कंपनी तो ऊपर जाना ही है, क्योंकि रिजल्ट्स पोस्ट करेगी, इन्वेस्टर पैसा डालेगा। यही सेम काम यस बैंक के साथ है। देखिए यस बैंक जो बैंकिंग सेक्टर अब पूरी तरीके से हम लोग प्री कोविड लेवल के ऊपर आ चुके हैं। इंटरेस्ट जितने रेट हाइक होने थे वो हो चुके, अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो होगा वो कूल ऑफ होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे, जिससे बैंकिंग की इनकम भी कम हो सकती है। जब बैंकों की इनकम कम होगी तो डेफिनेटली बैंकों के रिजल्ट थोड़े थोड़े से गिरेंगे। और यस बैंक से रिलेटेड देखिए अब क्या होगा, आउटसोर्स जो अपॉर्चुनिटी तो थ्रेड जैसी सिचुएशन है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बन सकती हैं, और जैसे ही बैंकिंग सेक्टर के लिए बनेंगी थोड़े से यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। पर अगर चूंकि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया, क्योंकि अभी चाहे HDFC बैंक हो, चाहे कोटक बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, ये सारी बैंकें कहीं ना कहीं आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेंगी। अगर आउट परफॉर्म करती हैं तो ये जो छोटी छोटी बैंकें होती हैं या चाहे जो PSU बैंक बोले, उसके बाद उनमें भी देखने को अच्छा अपमूव देखने को मिलता है। तो यस बैंक भी चूंकि एक पेनी स्टॉक की तरह, मेरे ख्याल से यस बैंक के अंदर किसी भी इन्वेस्टर ने बड़ा अमाउंट नहीं डाला होगा, और 2-4% जिन्होंने बड़ा अमाउंट डाला भी होगा 1200-1300 रुपए से, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में भी हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शेयर ऊपर चलता चला जाए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रखा है इस कंपनी में, तो चुपचाप देखते रहो, क्योंकि आपने पैसा जब कंपनी में ऐसी कंपनी के अंदर डाला था जब कंपनी के अंदर लॉस चल रहा था, तो डेफिनेटली आपने तो यही सोच के डाला होगा कि भाई पैसा मर जाए, पैसा मर जाएगा। तो अब क्या है, कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट पे आ गई है, कंपनी धीरे धीरे रिजल्ट्स भी दे रही है। आपको एक चीज़ इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा होगा कि देखिए अगर मैं लास्ट ईयर बात करूँ तो 12 रुपये के आसपास ये शेयर था, उसके बाद 18 रुपये के आसपास चला गया, फिर वापस से कंपनी 16 रुपये पे आ गई, इसके बाद कंपनी 13.5 के आसपास घूम रही थी, फिर कंपनी 24 रुपये के आसपास गई, फिर वापस से कंपनी 16 रुपये पे आ गई। जो कंपनी प्रीवियस लो होता है उसको कंपनी नहीं तोड़ रही है, ये चीज़ कंपनी के अंदर बहुत अच्छा है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी वहीं तक आ रही है जहां तक किसी इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसी वाली कंपनियां आगे आने वाले समय में अच्छा करती हैं, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है। FIIs की बात करेंगे, FIIs भी कंपनी के अंदर 23% के ऊपर ओन करके चल रहे हैं। DIs का भी स्टेक 30% के ऊपर है, गवर्नमेंट का भी स्टेक थोड़ा सा इस कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है, पब्लिक भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रही है। तो सारी चीज़ें फेवर में है, बस कुछ चीज़ें अनफेवर में है, जो कि है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग में आई। कभी भी कंपनी को एक बड़ा ड्यूज का पेमेंट करने को मिलेगा तो डेफिनेटली शेयर में गिरावट आएगी। चूँकि कुछ शेयर होल्डर्स का इसका शेयर लॉक इन पीरियड में था, अभी उनका लॉक इन पीरियड खुल जाएगा, मेरे हिसाब से कुछ महीनों बाद खुल जाएगा लॉक इन पीरियड। और जैसे ही वो लॉक इन पीरियड खुलेगा तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स होंगे वो हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स दूसरी जगह अपने फंड को पार्क करने की कोशिश करें, तो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो यस बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, पर अच्छी चीज़ ये है कि फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, फाइनली कंपनी रिटर्न दे रही है, फाइनली कंपनी 24 रुपये के आसपास देखने को मिली, और हो सकता है आने वाले समय में 30 रुपये के आसपास ही देखने को मिले। मेरे दोस्त अल्टीमेट डिसीजन फिर भी आपने लेना है कि क्या करना है इस कंपनी से रिलेटेड। मैंने कंपनी के लिए अच्छी बातें बताई, बुरी बातें बताई। मेरे दोस्त ऐसे पता क्या होता है कि यार ऐसे समझो कि कुछ अच्छी चीज़ें देख कंपनी में तो होती है, ये तो बात कन्फर्म है। उससे रिलेटेड आपको रिस्क अगर है, अगर आपके किसी शेयर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, अगर आपको रिटर्न साथ में मिल रहा है तो रिस्क भी उसके साथ एसोसिएटेड रहता है।
ठीक है। तो जब रिस्क एसोसिएटेड रहता है भाई, वो तो हर जगह ही रिस्क होना है, फिर ऐसे तो आप कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे अगर आप अल्टीमेटली रिस्क को ही ध्यान में रखेंगे। आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी ध्यान में रखना होता है। हाँ, रिस्क होता है पर आपको ये एसोसिएट नहीं करना होता है, आपको केवल ये चीज़ें पता होना चाहिए ताकि आप ऐसा फंड पार्क ना कर दो जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान करके एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है। मेरे दोस्त, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए आगे आ दें आप हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।